दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आर्यम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का दूसरा सेमेस्टर का जो है 2017 का हल प्रश्न पत्र देखते हैं कि मतलब 2017 में कितने क्वेश्चन आए थे, उनका क्या सलूशन होगा, उनका क्या हल है, सब देखते हैं समझते हैं। क्योंकि पिछले साल से जो है काफ़ी क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर तैयार करिए। इसके पहले मैं 18 और 19 का अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो चलिए 2017 में कितने क्वेश्चन आए थे, उनका क्या हल है, क्या सलूशन है, क्या उत्तर होगा, ये सब बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड का आविष्कार किसने किया था? तो इसके डॉक्टर प्रोफेसर सीजे डॉटसन। देखिए, इसके पहले भी ये आए थे, हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लीजिए। न्यू मेथड, ये भी हर साल पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है ये? डॉक्टर वेस्ट। अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन न्यू मेथड का आविष्कार किया, तब भी डॉक्टर वेस्ट। ठीक है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन भरना है। तो आई केम, ठीक है, मैं आया। करेक्ट प्रीपोजिशन आपको भरना है, तो इसमें आई एट हिज रिक्वेस्ट, मैं उसके रिक्वेस्ट पर आया। ठीक है दोस्तों, पर के अंग्रेजी आन नहीं होगा, क्योंकि आन जब कोई वस्तु किसी के ऊपर सरफेस पर हो, उसको टच किए हो, तब आन लगता है। जैसे मेज पर, ठीक है, बुक है, तब आन लगेगा। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट पर आया तो टच, तो ये ऐसी कंडीशन तो है नहीं, तो इसलिए ऐट लगेगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल का प्रयोग करो। ही बीकेम ग्रेट मैन, ग्रेट मैन के पहले क्या भरा जाएगा? तो ए भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेट में ग शब्द आ रहा है, तो साउंड जब व्यंजन की आता है तो उसके पहले ए लगता है। ठीक है, अब स्वर की आएगा तो एन लगेगा। तो आर्टिकल के ऊपर अगर आप विशेष जानकारी लेना तो आप ग्रामर की हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आर्टिकल वीडियो देख लीजिए। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, देखिए ये भी पीछे भी आया था, आपको बताया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विथ, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है? मैन, उसके बाद वर्ब है, तो मैन के सब्जेक्ट बाद वर्ब लिखा जाता है। अब इसमें कोई भी वाक्य देख लीजिए, इसमें सी शुरू में आया, कोई भी ऑप्शन, तो सी केवल ए में आया है और किसी में सी नहीं आया, इसका मतलब यही आपका सही आंसर होगा। दोस्तों एक और भी हो सकता है कि अगर सी नहीं होता तो आप एक तरीका और था कि टुडे मैन इज, ठीक है, प्लेइंग विथ नेचर, ऐसे भी कर सकते हैं। विथ के बाद नाउन आना है, तो ये तो क्लियर है, विथ के बाद नेचर ही आएगा। तो डी के बाद बी, डी के बाद बी भी कहीं ऑप्शन नहीं है, तो शुरू वाला या लास्ट वाला, इस तरह से हम देखते हैं, ट्रिक पकड़ते हैं, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। और देखिए टुडे मैन, ए सी से कोई है भी नहीं, तो इसलिए कन्फर्म है आपका सी वाला होगा। चलिए आगे देखते हैं। वेरी शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बना सी इन्वाइटेड मी होम, वह मुझे घर इन्वाइट की। ठीक है, घर इन्वाइट की मतलब घर पर इन्वाइट की, वह मुझे घर पर इन्वाइट की। तो दोस्तों होता क्या है कि इन्वाइट माने करना, उसके बाद तुरंत इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कोई व्यक्ति आता है तो एट नहीं लिखा जाता है। सी इन्वाइट मी एट होम, एट होम नहीं लिखा, सी इन्वाइट मी होम मतलब वह मुझे घर पर इन्वाइट की। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, डायरेक्ट बाद में, तो उसके पहले प्रीपोजिशन नहीं लगता। लेकिन वही चीज़ अगर पहले लिखा जाएगा, एट, देखिए होम पहले लिख दिएगा, तो यहाँ जो है आई वॉज इन्वाइटेड, मुझे आमंत्रित किया गया था एट होम, घर पर, क्योंकि पर का अंग्रेजी होम से पहले एट लगता है, या इनडायरेक्ट के नाते नहीं लगा, वो सेंस समझ लिया गया है, लेकिन इसमें लग जाएगा। आई वॉज इन्वाइटेड एट होम बाय हर, मुझे उसके द्वारा घर पर आमंत्रित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य, आप इसको याद ही कर डालो तो बेटर होगा। चलिए देख लेते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउंस, सही प्रोनाउन को भरो। द वर्ड हर्ट हैज हर्ट लेफ्ट विंग, ठीक है, पक्षी बाएं पंख से, ठीक है, बाएं पंख में अपने क्या किया, ठीक है, प्रोनाउन भरना है, तो मतलब चोट पहुंचाना। तो देखिए बर्ड क्या है? बर्ड या छोटे मतलब जानवर हैं, महत्वहीन, ठीक है, जानवर, तो जो छोटे केस में का, तो उनके पहले इट लग, उनके लिए प्रोनाउन क्या लगता है? तो इट लगेगी, क्योंकि वर्ब है, हैज हर्ट पहुंचा चुकी, किसे चोट पहुंचा दी? इट, अपने, ठीक है, लेफ्ट विंग, कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, तो इसलिए इट इसमें भरा जाएगा। पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित में, ठीक है, नाउन का पता लगाओ। तो ठीक है, तो इस तरह से जटिन स्पीक्स, तो जटिन स्पीक्स है हिंदी एंड उर्दू, ठीक है। तो इसमें क्या नाउन क्या क्या है? जटिन देखिए नाम है, ये भी जटिन नाम है, हिंदी उर्दू ये सब नाउन है। अब पता है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, तो इसलिए तीनों आप नाउन बता दीजिए। चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में बदलो निम्नलिखित को। लीड इज हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स,
तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब वही रहता है, तो लीड इज वैसे रहने दो, और उसके बाद द हटा दिया जाता है क्योंकि कम सुपरलेटिव में लगता है, कंपैरेटिव नहीं, तो आप हैवीएस्ट का कंपैरेटिव डिग्री हैवियर हो जाएगा। उसके बाद सभी धातुओं से तुलना की जाती है, दो से ज़्यादा के बीच में तुलना की जाती है, दैन एनी अदर लगता है, तो आप इसको लगा दीजिए। अगर दो के बीच में होता तो दैन लगता है। उसके बाद मेटल, तो मेटल से कह दो, ठीक है। दैन लीड इज हैवियर दैन एनी अदर मेटल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डिटर्मिनर, सही डिटर्मिनर का पता लगाओ, ठीक है। तो दोस्तों एक बात और इसमें जान लीजिए कि जैसे ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, इसलिए मेटल्स इसमें दिया है, लेकिन दैन एनी अदर के साथ एक वचन का नाउन आता है, इसलिए आप मेटल्स में से यस हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मेनी अदर होता है तब बहुवचन का लगता है, नहीं नहीं लगता है बहुवचन का नाम। टेक एज यू वांट, तो इसमें टेक एज मच एज यू वांट, करेक्ट डिटर्मिनर भरना है, मतलब उतना अधिक ले लो जितना तुम चाहते हो। तो यहाँ मच डिटर्मिनर है दोस्तों, मच डिटर्मिनर का मतलब मच माने अधिक होता है, मच मैनी सब ए एंड द माई हिज योर ये सब क्या है, दिस दैट दिस दो, ये सब डिटर्मिनर होते हैं। तो यहाँ क्या एज कंजक्शन है, तो डिटर्मिनर से पहले एक एज और लगेगा, पेयर ऑफ कंजक्शन है इसका, तो एज एज या सो एज, यही तो कंजक्शन होता है, अफर्मेटिव है तो इसलिए एज एज लगेगा, निगेटिव हो तो सो एज, इसलिए टेक एज मच एज यू वांट, उतना अधिक ले लो जितना तुम चाहते हो। ये करेक्ट आपका वाक्य हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसको आप याद कर लिए, ऐसे वाक्य अक्सर आ ही जाते हैं। तो ठीक है, नियम बहुत सरल है, लेकिन अगर आप जो जिसका नियम नहीं आप याद कर पा रहे हो तो वाक्य ही 2-3 बार पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि बहुत इतना कठिन भी नहीं है, आप यही वाक्य ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। टेक की जगह ब्रिंग आ जाएगा, जो भी मतलब कि वर्ब चेंज करेगा, लेकिन फॉर्मेशन यही रहेगा, ठीक है। इसलिए आप इसको तैयार कर डालो ट्रिक से। कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स, सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाना है। देखिए आई होप टू पास द टेस्ट, मैं टेस्ट पास करने की आशा करता हूँ, तो इसको कम सिंपल में क्या सब्जेक्ट वर्ब एक ही रहता है, सब्जेक्ट आई है, होप वर्ब, ठीक है। और टू पास इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव पार्टिसिपल जीरन ये सब हो सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब और सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें मेन वर्ब 2 हो सकती है, सब्जेक्ट 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, इस तरह से कम 2 होना चाहिए। तो इसमें 2 कैसे हो गया, 2 वाक्य क्या है, मैं आशा करता हूँ पास द टेस्ट, 2 वाक्य लगा लेंगे तो क्या, मैं आशा करता हूँ मैं टेस्ट पास कर लूँगा, तो वही सार टर्म की है कि आई होप टू पास द। अब दोनों वाक्य आप लगा लें, मैं आशा करता हूँ आई विल पास द टेस्ट, ये 2 वाक्य मिल जाएंगे, उसको दैट से जोड़ दो, क्योंकि हिंदी में कहोगे मैं आशा करता हूँ कि मैं टेस्ट को पास कर लूँगा, मतलब यही चीज़ जो बहुत थोड़े में कही गई यही डिटेल में कही है। कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित होता है, मिला के इसको बड़ा करिए, ठीक है। तो इसमें मिलाने के लिए क्या कंजक्शन आप लगा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए, ठीक है ना। तो कंजक्शन में इसमें दैट आता है, इफ़ या वेदर आता है, यानी इनडायरेक्ट डब्ल्यू एच टाइप जितने हैं, इनडायरेक्ट में जितने आते हैं कंजक्शन आप उसमें से कोई लगा दीजिए, कम्प्लेक्स का कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक और बता दे रहे हैं, अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कहेगा तो उसके कंजक्शन क्या क्या होते हैं शॉर्ट में बता दे रहे हैं। उसके लिए आप एक शब्द याद करिए, फैन बॉयज, ठीक है। फैन से मतलब फार, ए से एंड, एन से नाइदर नार, बी से बट, ओ से अदरवाइज या आर, वाई से येट, यस से स्टिल, इन सभी कंजक्शनों में से कोई भी एक कंजक्शन लगा देंगे तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस भी बनाने के लिए आ सकता है, इसलिए आप इसको याद करिए, फैन बॉयज, इसके फुल फॉर्म जो आपको बताया नोट कर लीजिए वीडियो पास करके, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स का है तो आप इसके अलावा जो भी कंजक्शन है उसको लगा दीजिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। डिफाइन नाउन विथ एग्जांपल, ठीक है। तो नाउन की परिभाषा हमको प्ले लिस्ट में पड़ी है, पीछे भी बताया गया था, तो आप इसलिए इसको आप याद करिएगा। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग, एग्जाम्पल दे सकते हैं, ज़्यादा इस पर समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। स्पेलिंग देखिए नाउन प्रोनाउन की परिभाषा देखिए बहुत पूछ रहा है, इसलिए नाउन प्रोनाउन की परिभाषा तो आप रट ही डालिए अगर आपको नहीं पता है, एग्जाम्पल से। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित का स्पेलिंग बताओ। तो देखिए इसमें अल्फ़ाबेट भरा जाएगा, दूसरे में रिसाइटेशन भरा जाएगा। अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, रिसाइटेशन माने होता है उच्चारण, ठीक है। जैसे मंत्रों का उच्चारण, कोई भी मतलब आप कविता भी बार बार पढ़ रहे हैं तो रिसाइटेशन कर रहे हैं। तो अगला है क्वेश्चन 14 नंबर का, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करके, पजेसिव माने संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके, संबंधवाचक मतलब अधिकारवाचक भी इसको कहते हैं, तो अधिकारवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके निम्नलिखित वाक्य को दोबारा लिखें। अधिकारवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जैसे माई, योर, हिज, ठीक है, और देयर, ये सब क्या है अधिकारवाचक है। देखिए जैसे एग्जांपल, एवरीवन विल टेक देयर ओन सीट, ठीक है। रीराइट मतलब अधिकारवाचक सर्वनाम यहाँ दिया गया है देयर, लेकिन उसको फिर से लिखना है क्योंकि इसका मतलब इसमें कुछ गलती है। तो एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, देखिए ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन शब्दों को आप याद कर लीजिए। ईच,
एवरी, आइदर, नाइदर, इन सभी के साथ जो है, ठीक है, हमेशा एक वचन की वर्ब लगाते हैं और प्रोनाउन भी एक वचन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ एवरी वन है, एवरी आ गया तो इसके लिए, ठीक है, एवरी वन के साथ देयर नहीं लगेंगे, प्रोनाउन एक वचन का लगाएंगे तो हिज हो जाएगा, ठीक है ना। और फ्यूचर में है तो विल टेक फर्स्ट फॉर्म, सही है। अब देखिए, तो एवरी वन विल टेक हिज ओन सीट, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीट लेगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं एवरी वन विल देयर ओन सीट, प्रत्येक व्यक्तियों के पास उनकी अपनी सीट होगी। तो ठीक है, तो फिलहाल ये वाक्य आप पहला वाला सही है, दूसरा वाला ठीक है उतना बेटर नहीं है, तो इसलिए पहले वाले के हिसाब से नहीं कि देयर का हिज कर दीजिए, बाकी बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि टेक के बाद, वर्ब के बाद जो है पजेस अधिकारवाचक आता है, तो इसलिए ठीक है, तो हिज ही लगाएंगे, ठीक है, वर्ब के बाद। अब यहाँ क्या है, मेन वर्ब, ठीक है, इन एवरी वन विल देयर ओन सीट, प्रत्येक व्यक्ति आप यहाँ अपनी सीट को अपनाएगा। तो ये वाक्य जो है करेक्ट नहीं है, लग रहा है सही, आपको सीरीज में दे दिया था, लेकिन जो है यही वाक्य जो है आप लिखिए परीक्षा में, क्योंकि इससे आपको 100% 2 नंबर मिल जाएगा, पूरी गारंटी है। और इसमें जो है थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है एग्जामिनर को, ठीक है, क्योंकि सटीक रूल यही बना है। चलिए देख लेते हैं आगे। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित एक्सप्रेशन में का एक सही शब्द लिखो। तो समवन हु परस्यूज ए स्टडी आर सपोर्ट एज ए पास टाइम, ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो अध्ययन करता है और उसका बीते समय का और सब स्पोर्ट, स्टडी और स्पोर्ट मतलब किसी खेल का ये ठीक है, परस्यू माने पाने की इच्छा करता है, स्टडी माने कोई पढ़ाई और स्पोर्ट अथवा खेल को एज ए पास टाइम, बीते समय के रूप में, ठीक है। तो मतलब बीते समय के रूप में जो है किसी अध्ययन को या खेल को पाने की कोशिश करते हैं, कहने मतलब वो बीते समय में वो मतलब वो पाया नहीं है अभी तक, मतलब उसके बारे में क्या हो, अमैच्योर है, नौसिखिया है। अमैच्योर मतलब नौसिखिया या अनुभवहीन, तो मतलब कोई केवल कोशिश कर रहा है, उसको पूरा अनुभव नहीं है, सीखा नहीं खेल को या पढ़ा नहीं है, तो अमैच्योर उसको कहते हैं, अनुभवहीन या नौसिखिया, ठीक है। और उसके बाद जो है देखिए दूसरा है गैदरिंग ऑफ स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स एट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन, श्रोता परफॉर्मेंस किसी प्रदर्शन पर, स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक या लिसनर्स माने श्रोतागणों का, गैदरिंग माने इकट्ठा होना, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं। मतलब कोई प्रदर्शन हो रहा है तो उसमें दर्शक लोग जुटे हैं या श्रोतागण दूसरे जुटे हैं, तो उनके गैदरिंग को, यानी गैदरिंग मतलब भीड़ को क्या कहते हैं, हम ऑडियंस कहते हैं, कि सुनने वाले लोग हैं, श्रोतागण हैं, ठीक है। जो दर्शक हैं, कोई बोल रहा है, प्रदर्शन या कहीं हो रहा है कोई, ठीक है, शो चल रहा है, तो उसमें ऑडियंस जुटते हैं, ठीक है। अब देखिए, और अगर यही चीज़ पूछ लेगा कि प्लेस वेयर, ठीक है, जहाँ पर कोई चीज़ प्रदर्शन हो रहा है तो उसको कहते हैं ऑडिटोरियम, ठीक है। तो इस तरह से जानते रहिए। पंचुएट द फॉलोइंग लेटर विथ एग्जाम्पल विथ पंचुएशन मार्क्स वेर एवर, जहाँ कहीं आवश्यक हो निम्नलिखित लेटर को जो है पंचुएशन मार्क लगाइए उसमें। अब देखिए ओ एस में देखिए ओ के पहले एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए, फिर मतलब कि सॉरी इन्वर्टेड कामा लगाइए। ओ हमेशा बड़े से लिखा जाता है, तो शुरुआत में है तो क्लियर ही लिखा जाएगा तब भी, तो ओ बड़े से लिख दीजिए, उसके बाद यस भी बड़े से कर दीजिए, ओ यस, ठीक है ना, क्योंकि वो तो बड़े से लिखा जाता है तो यस भी लिखिए। ओ यस में पहला अक्षर बड़े से लिखिए दोनों, उसके बाद ये मार्क ऑफ इंटरजेक्शन लगा दीजिए क्योंकि फीलिंग्स है, ठीक है, इंटरजेक्शन वर्ड है तो लगा दीजिए इंटरजेक्शन निशान, उसके बाद इन्वर्टेड कामा बंद कर दीजिए, फिर कामा करके सेट द फॉर्मल, क्योंकि देखिए हम बाद में सेट लिखते हैं तब कामा लगाते हैं। अब यहाँ इधर से ओ उसके बाद इन्वर्टेड कामा करके बात को लिखते हैं, कहीं भी बात को, यहाँ पहले कहीं भी बात है तो उस पर इन्वर्टेड कामा लिख दो, ठीक है, इंटरजेक्शन के निशान लगा दो, फीलिंग्स है क्योंकि, इसके बाद कामा लगा दो इधर से, सेट द फॉर्मल, वही काम इधर से उल्टा कर दो, ठीक है। उसके बाद ये बात खत्म हो गई है, एक बात फुल स्टॉप कर दो। अगला सेंटेंस है आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच, ठीक है ना, मैं कम से कम उतना कर सकता हूँ, ठीक है, दैट मच उतना अधिक, मैं भी कम से कम उतना अधिक कर सकता हूँ। तो इसको आप याद कर लीजिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे कामा लगेगा, ताकि आए तो दोबारा रिपीट हो तो आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य को सही करो। तो योर्स ट्रूली, आप हमेशा एप्लीकेशन पढ़ते हैं लेकिन गलती कर देते हो, तो योर के बाद एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, योर्स पूरा लिखा जाएगा, फिर ट्रूली लिखा जाएगा, ठीक है, नहीं तो क्या सोचेंगे आपका, योर्स गलत हो जाएगा। अब दूसरा है टॉम इज ओल्डर देन मी, तो यहाँ गलती क्या है कि टॉम इज ओल्डर देन मी नहीं होना चाहिए, देन आई एम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए
देन के बाद हमेशा अगर ऑब्जेक्ट है तभी आप इधर ऑब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं, नहीं तो सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। ये ग्रामर का रूल है। तो यहाँ देन के बाद क्या है, ओल्डर तो एडजेक्टिव है, तो सब्जेक्ट क्या है, टर्म। तो जब इधर सब्जेक्ट है तो इधर भी सब्जेक्ट ही होना चाहिए, तो मी नहीं होना चाहिए, आई होना चाहिए। और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों कंजक्शन है, इसलिए एम भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, बाय चांस एम नहीं भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये मेन गलती है, मी का आई करना चाहिए। ठीक है, एम भी लगा देंगे तो और बेटर हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब दोनों हो जाएंगे। देन कंजक्शन है। टाम अधिक बड़ा है देन आई एम, जितना कि मैं हूँ, यानी कि टाम मुझसे अधिक बड़ा। अब यहाँ देखिए कम लेटर बताया गया है, तो लेटर में आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं अगर आप लिख पाते हैं तो इसको ही मैं पढ़ के अच्छे से समझा दे रहा हूँ जो लिखा गया है, ताकि आप इस तरह से खुद ही यही लिख लें या याद कर अपने हिसाब से बना के लिखें। राइट लेटर टू योर फ्रेंड, प्रश्न क्या करना, अपने दोस्त को पत्र लिखो, टेलिंग हिम, मुझसे बताओ हाउ यू स्पेंट योर समर वैकेशन, कि आप अपनी गर्मी की छुट्टी कैसे बिताएं। तो देखिए दोस्त को लिख रहे हो तो दोस्त का नाम डियर करके अपने दोस्त का नाम लिख लो, उसके बाद थोड़ा हालचाल पूछ लो, फिर उसके बाद बताओ कैसे आप गर्मी की छुट्टी बिताएं। हाउ आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। हाउ आर यू डूइंग मतलब आप कैसे क्या कर रहे हो, मतलब आप क्या हालचाल है। स्टरडे आई गॉट योर लेटर, कल में मुझे आपका पत्र मिला। यू हैव आस्क्ड मी, आपने मुझसे कहा है। टू राइट अबाउट, उस चीज़ के बारे में लिखने के लिए। हाउ आई स्पेंट, आज में कहना या पूछना दोनों कर सकते हो। आपने मुझसे पूछा है जाएगा तो टू राइट अबाउट यानी कहा है या पूछा दोनों हो सकता है। आसमान इनडायरेक्ट में कहना ही ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य तो लगा नहीं आगे। यू हैव आस्क्ड मी, आपने मुझसे यह कहा है टू राइट अबाउट, कि मैं लिखूँ अबाउट उस चीज़ के बारे में। हाउ आई स्पेंट माई लास्ट समर, कि मैं अपने पिछली गर्मी की समर वैकेशन, पिछले गर्मी की छुट्टी कैसे बिताया। आई एम राइटिंग इट बिलो, मैं इसे नीचे लिख रहा हूँ कैसे बिताया। अब वहीं आप इतना आप याद कर लीजिए, उसके बाद आप कैसे बिताएं अपने मन से बना के लिखिए। ठीक है, आवर स्कूल वाज क्लोज फॉर अबाउट 1.5 मंथ, तो क्या ऑन अकाउंट ऑफ समर वैकेशन, हमारा स्कूल जो है गर्मी की छुट्टी के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ मैंने के कारण, गर्मी की छुट्टी के कारण, अबाउट मतलब लगभग 1.5 महीने तक क्या था, बंद था। ठीक है।